can play a very important role for deciding the basicity. So basicity of an amines are governed by a lot of factors. उसमें से मैं जो पहला फैक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आपका इफेक्ट ऑफ चार्ज. तो मैं इसको नॉर्मली इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ. बेसिसिटी इंक्रीजेस, basicity increases with the negative charge, with the negative charge. अब नेगेटिव चार्ज के साथ में बेसिसिटी जो है ना वो बढ़ती है. पॉजिटिव चार्ज किसी के ऊपर भी आएगा तो वो क्या होता है, वो डिस्परेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन देना प्रीफर नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा. सो अगर मेरे को पास दिया गया है अमोनिया NH3, ना अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है. अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक प्रोटॉन निकाल दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, NH2, and there will be two lone pair, and because of two lone pair there will be the negative charge. Okay, अगर एक हाइड्रोजन और निकाल दूं, मैं हाइड्रोजन बोलने का मतलब प्रोटॉन निकाल दूं, तो मुझे मिलेगा NH, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2. क्या हो जाएगा, -2. अगर मुझको यहाँ पे किसी ने पूछा व्हाट इज द अमाइन इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द बेसिसिटी का ऑर्डर, तो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया है बेसिसिटी इंक्रीजेस विद द नेगेटिव चार्ज, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा. So ammonia will be the least basic among all these three, and this is going to be the most basic. Okay, so effect of charge plays a very important role when we always decide. अभी मैं in general क्या बोल सकता हूँ, conjugate base of amine is always stronger than amine. Conjugate base of amine is always stronger than amine. ये बोलने का मतलब क्या है, अगर मैं एज अ अमोनिया का बात कर लेता हूँ, RNH2 का बात कर लेता हूँ, अभी RNH2 का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा, RNH माइनस बनेगा. तो अगर मुझको कोई पूछेगा RNH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस और RNH माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, सो अभी जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमाइन, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमाइन always stronger base than amine. अभी ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये स्टेटमेंट जो है ऊपर वाली लाइन से ही मिलता जुलता है, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस जो रहेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बट ऑब्वियस बढ़ता है. वो एक चीज को उसने दो तरीके से समझाने का कोशिश किया है. एज द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर बढ़ेगा भाई, कॉन्जुगेट बेस के ऊपर ही बढ़ने वाली चीज है. तो ये हो गया पहला पॉइंट, हाउ डज द बेसिसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द नेगेटिव चार्ज. आई होप ये पॉइंट सभी को समझा रहेगा, अगर नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन अगेन. आई हैव ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट्स टू डिसाइड द बेसिसिटी. फिर मैं लास्ट में जाऊंगा अमाइंस का बेसिसिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वो लास्ट में डिस्कस करूंगा. इफेक्ट ऑफ चार्ज हो गया पहला. सेकेंड फैक्टर जो बेसिसिटी को डिफाइन करता है वो होता है रेजोनेंस या फिर कॉन्जुगेशन. रेजोनेंस, second factor which can decide the basicity, that is resonance, that is conjugation. If you have a system like फिन ऑक्साइड आयन, क्या है हमारे पास, फिन ऑक्साइड आयन है, और हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड, साइक्लोहेक्सेन ऑक्साइड, और ये आपका है फिन ऑक्साइड. नाउ विच इज द बेटर और विच इज द स्ट्रॉन्गर बेस अमंग दिस टू, ये क्वेश्चन है हमारा. तो अभी आपको यहाँ से क्लियरली पता चल जा रहा है, जिसमें रेजोनेंस आएगा उसका बेसिसिटी कम हो जाएगा. conjugate base of phenol, this is the conjugate base, this is the conjugate base of phenol, and this is the conjugate base of cyclohexanol.
conjugate base of साइक्लोहेक्सेनॉन। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर रेजोनेंस आ रहा है उसका बेसिसिटी कम हो जा रहा है, बिकॉज देयर इज अ लीस्ट चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेटिंग डोनेटेड एज कम्पेयर टू द अदर वन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन में आपका रेजोनेंस नहीं आ रहा है। तो इस जो बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा साइक्लोफिनॉक्साइड। तो रेजोनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रोल प्ले करता है। अगर मैंने एनिलीन ले लिया या साइक्लोहेक्सेन अमाइन ले लिया, तो aniline will be like this, NH2, and you have a cyclohexane, NH2। अब साइक्लोहेक्सेन जो होता है आपको पता है, हम लोग एसिडिटी बेसिसिटी को जो है वो Ka के टर्म्स में डिसाइड करते हैं, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये Ka का मतलब एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। उल्टा भी मैं बोल सकता हूँ, जैसे बोलते हैं ना पीएच ज्यादा होगा, रिगार्डिंग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है आपका पीएच उतना कम होते चला जाता है। तो वो दोनों का मतलब एक ही है कि सोल्यूशन इज हाईली एसिडिक। तो यहाँ पे जब के का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीके का कम होगा। सो हायर इज द के एंड लोअर इज द पीके का मतलब सोल्यूशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ये दोनों चीज एक ही चीज बोली जाती है। ठीक है। नाउ अगर मैं इसका बात करूं आपका, तो अगर मैं लोअर पीके का बोलूंगा तो सोल्यूशन हाईली एसिडिक होता है, तो अगर मैं हायर पीके कर दूंगा तो सोल्यूशन विल बी मोर बेसिक। सो आई कैन से दैट हियर हायर इज द पीके वैल्यू, हायर इज पीके, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक है, क्योंकि पीके का वैल्यू कम होने का मतलब सोल्यूशन इज एसिडिक, तो पीके बढ़ जाएगा तो सोल्यूशन इज अ बेसिक। सो जो एनिलीन है ना इसका पीके का वैल्यू होता है 4.6, और जो साइक्लोहेक्सेन अमाइन है इसका पीके का वैल्यू होता है 11.2। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑर्डर है वो एनिलीन का नहीं है, आपका साइक्लोहेक्सेन अमाइन का है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड फैक्टर जो लिया है वो रेजोनेंस लिया। विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हाउ वी कैन डिफाइन विच कंपाउंड इज मोर बेसिक और मोर एसिडिक, ये सेकंड पॉइंट था। आफ्टर दिस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है वो जरा देखते हैं। थर्ड फैक्टर इज द इंडक्टिव इफेक्ट। Now, how does the inductive effect decreases the basicity? अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो डोनेटिंग होता है और एक विड्रॉइंग होता है। तो आपको पता है अगर डोनेटिंग आएगा तो वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, विड्रॉइंग आएगा तो बेसिसिटी को कम कर देता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे हमारे पास है मॉर्फोलिन, मॉर्फोलिन में यहाँ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, देयर इज अ 2 लोन पेयर एंड देयर इज अ 1 लोन पेयर एंड अ 1 हाइड्रोजन। और हमारे सामने दूसरा दिया गया है पिपिरिडीन, दिस इज द पिपिरिडीन। दिस इज अ मॉर्फोलिन एंड दिस इज अ पिपिरिडीन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इसमें जो है ज़्यादा आपका जो बेसिक है वो कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, जो आपका मॉर्फोलिन है, मॉर्फोलिन के अंदर ऑक्सीजन लग गया, और ऑक्सीजन जो है एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर लगता है। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस कंपाउंड मॉर्फोलिन विल बी द लीस्ट बेसिक व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर दिस टू। तो यहाँ पे पिपरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ले लिया पेरिडीन, इफ आई टेक अ पेरिडीन और एक दूसरा ले लिया पेरिडीन का डेरिवेटिव, यहाँ पे नाइट्रोजन,
यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, दिस इज द क्लोरोपिरिडीन, और एक थे दूसरा प्योर पिरिडीन। सो ये आ गया आपका पेरिडीन। तो पेरिडीन जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। लॉजिक यहाँ पे ये जो है ये EWG ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह का है, डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, वो भी एक तरह से आपका एसिडिटी और बेसिसिटी को डिसाइड करता है। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। इसके बाद जो हमको देखना है वो देखना है पाई एक्सेप्टर एंड द पाई डोनर। अभी तक जो है मैंने 3 कंसेप्ट डिस्कस किया है, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड देन नेगेटिव चार्ज। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर which can decide the basicity of an amine is the pi acceptor. और pi donor. Now basicity of an amine अगर मैं डिस्कस करता हूँ, अगर आपके पास जो है C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका क्या है, दिस इज द अमाइड, दिस इज द अमाइड, ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ अमाइड इज मच मोर लोअर देन द बेसिसिटी ऑफ एन अमाइन। अगर मैं यहाँ पे NH2 बना देता हूँ तो ये आपका अमाइन है और ये आपका अमाइड है लेफ्ट में। सो ये जो है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है। सो दोनों के बीच में क्या ना, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। सो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का। तो ये जो है एज अ पाई एक्सेप्टर इट इज वर्किंग। ओके, अच्छा ठीक है आकांक्षा। नाउ सो पाई एक्सेप्टर एंड द पाई डोनर का जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे पाई एक्सेप्टर का ये बढ़ेगा अमाउंट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी विद द पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे विड्रॉ किए जाएंगे वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो आपको चौथा पॉइंट भी दिमाग में रखना है, इज देयर इज अ पाई एक्सेप्टर और इज देयर इज अ पाई डोनर। इफ देयर इज अ पाई डोनर so it will increase the basicity, if there is a pi acceptor it will increase the acidity. So this was the point number 4. Now the point, सर हाँ बोलिए। सर ये 4th पॉइंट नहीं समझा। अच्छा, अभी ये जो पाई एक्सेप्टर है हम लोग जो बोलते हैं, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, अभी ये जो है ना, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तभी ये डेल्टा नेगेटिव हो रहा है और ये डेल्टा पॉजिटिव हो रहा है। तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो जो है आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसको अपनी तरफ वो विड्रॉ कर रहा है। आर यू गेटिंग? यस सर। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक तरह से माइनस आई का इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है, वो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ये इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो एज अ पाई एक्सेप्टर पाई इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो अमाउंट है वो अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसा जब कभी भी इफेक्ट दिखेगा तो वो एसिडिटी को प्रमोट करता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, एक तो एस कैरेक्टर है, एक तो आपका ये जो मैंने बता दिया पाई एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से ये एक तरीका है पाई एक्सेप्टर का। तो अगर आपने सेकंड वाले को देखा, सेकंड वाले के अंदर न तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, न तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है। तो आई कैन से दैट अमाइंस विल बी द मोर बेसिक व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंपेयर विद द अमाइड, बिकॉज अमाइड के अंदर C डबल बॉन्ड ग्रुप आने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ खींचा चला जाता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको डोनेशन करने की टेंडेंसी में नहीं है। तो ये आई गेस पहली बार सुना रहेगा पाई एक्सेप्टर एंड द पाई डोनर। पाई एक्सेप्टर जो है वो एसिडिटी को बढ़ाता है
और पाई डोनर जो है वो बेसिसिटी को बढ़ाता है। सर यहाँ पे पाई एक्सेप्टर है ना? हाँ, यहाँ पे पाई एक्सेप्टर। अगर यस यहाँ पे सर। कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ यस सर। आफ्टर दैट हाइब्रिडाइजेशन में बताऊंगा और एक एरोमेटिसिटी बताऊंगा। नाउ हाइब्रिडाइजेशन ये आपने पहले भी देखा होगा। इफ यू हैव sp hybridized system, if you have a sp2 hybridized, if you have a sp3 hybridized, तो जैसे जैसे परसेंटेज एस का परसेंटेज बढ़ता है ना वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल जो है वो एसिडिक होता है। इतना आप दिमाग में रखना। जैसे यहाँ पे दिया है H बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, बॉन्ड NH2। तो अब ये जो नाइट्रोजन इस कार्बन को लगा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो इसके अंदर जो s करेक्टर है ना वो 50% है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस मॉलिक्यूल के साथ में H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और यहाँ पे s परसेंटेज जो है वो है 25% और यहाँ पे जो है ये 50% है। ठीक है, तो जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ता है वो मॉलिक्यूल एसिडिक होता है। सो आई विल से दिस इज द मोर एसिडिक। ठीक है, आफ्टर दिस the next concept which can play vital role for deciding the acidity and the basicity is the aromaticity। ठीक है, तो छठवां कंसेप्ट जो है वो आपका है एरोमेटिसिटी का। ना एरोमेटिसिटी जो है इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आप देखोगे लास्ट लेक्चर में मैंने 2-3 एग्जांपल दिए थे पायरोल और pyridine का। सो द पायरोल वाज एबल टू मेंटेन इट्स एरोमेटिसिटी, तो वो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा था। दिस इज द पायरोल। When you compare the pyridine, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की इच्छा किसकी ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो एरोमेटिसिटी को दिमाग में रख के बात करनी है यहाँ पे हमको। बिकॉज पायरोल कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन बट वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सो पायरोल ने अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, क्यों कि वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को लूज नहीं करना चाहता था। पेरिडीन के पास ऑप्शन नहीं है भाई, उसको डोनेट करना ही है। अगर वो डोनेट नहीं करेगा तब उसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा। सो पेरिडीन जो है और पायरिडीन यू कैन प्रोनाउंस इट विल बी एबल टू मेंटेन इट्स aromaticity by donating lone pair। तो दोनों का जो सेंटर पॉइंट था वो क्या था आपका, एरोमेटिक कैरेक्टर ही था। तो अभी तक जो मैंने 6-7 पॉइंट बताए ये सब के अंदर बेसिक कैरेक्टर ही सेंटर ऑफ पॉइंट था, लेकिन वो लोग अलग अलग कंसेप्ट को दिमाग में रख के मॉलिक्यूल को एसिडिक बता रहे हैं या बेसिक बता रहे हैं। एग्जाम में कौन सा कंसेप्ट किधर लगेगा वो अपने को नहीं पता। वी हैव टू बी ओपन which concept is going to be implemented in this particular example। तो अभी तक जो भी मैंने डिस्कशन किया है किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताना।
Anybody is having any doubt here? नहीं सर, सर थोड़े एग्जांपल्स दे दो ना कि हम बताएं। ठीक है, ओके। अभी सब में मैंने एक एक एग्जांपल्स लिए, जस्ट कंसेप्ट आप लोग दिमाग में रखना। एरोमेटिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन, एस करेक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एक और मैंने डिस्कस किया था एज अ नेगेटिव चार्ज। ये जस्ट नोट डाउन करके आप लोग रखते रहें। अभी एक्चुअल जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। दैट इज हाउ द बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन इज गेटिंग डिफरेंट। तो इसके अंदर भी हमारे को 3 कंसेप्ट सीखना है। सी बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन, secondary amines and then tertiary amines। अब ये तीनों का जो ऑर्डर है ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और इसके 2 तरह के आंसर बनते हैं। मैं जरा यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। This is secondary amine, this is tertiary amine, and then you can imagine there is a primary amine also। अब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है ना वो इथाइल है। अभी है इथाइल की जगह पे मैं मिथाइल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो इथाइल की जगह पे जब मिथाइल आएगा, मीन उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ इथाइल की जगह पे जब मिथाइल आएगा, सो दिस इज लाइक CH3 and CH3, this is secondary, CH3 and HH, primary, CH3 and CH3। तो इसका मैं पहले आंसर बताऊंगा, फिर कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा। जब आप 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस आप रख रहे थे और आपने अल्काइल को क्या करा है, इथाइल रखा है, तो इथाइल का ऑर्डर ये है 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन। ये बेसिसिटी ऑर्डर है। ये पानी में बात करो, इन वाटर, इन वाटर। इसका रीज़न क्या है वो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बता के उसका आंसर दे रहा हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन जैसे ही आप है ना ये कर देते हो, पानी इथाइल की जगह पे मिथाइल लेके आ जाते हो, तो इसका बेसिक ऑर्डर जो ये 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। इथाइल जब रखा है तो 231 है, और जब मिथाइल कर दिया तो 213 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एग्जाम्पल इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा इथाइल को ही मान के चल रहा है, बट उसने एग्जाम में इथाइल की जगह पे मिथाइल दे दिया है, तो वो वही ऑर्डर लिख के आएगा, 231 का ही लिख के आएगा। बट जब मिथाइल आता है तो 213 आता है। तो यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ कंसेप्ट लगते हैं। तो ये एक तरह से रट्टा मारने वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे जो लगने वाला है वो तीनों कंसेप्ट यहाँ पे मैं बताऊंगा। जहाँ तक ये एग्जाम्पल का बात है, ये एग्जाम्पल आपको एनी हाउ याद करके रखना है। चलो अब मैं आता हूँ कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे 3 चीज़ें रोल में आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है रोल में वो आता है आपका प्लस आई इफेक्ट। क्या आता है? प्लस आई इफेक्ट। सेकंड जो फैक्टर रोल में आता है वो आता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन बोलिए या फिर हाइड्रेशन बोलिए। जब पानी ले लोगे तो हाइड्रेशन हो जाता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये 3 चीज़ों को आपको दिमाग में रखे हुए इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। जब मैं बोलता हूँ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन आई से द इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ कौन सा बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा,
तो लॉजिकली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आप बोलोगे, बिकॉज नाइट्रोजन विद द 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उसके पास। तो आपको तो आप पहले ही देखा आपने, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप कनेक्शन बढ़ता है उसका नंबर, तो उसका बेसिसिटी भी बढ़ता है। दिस इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, and you have a 1 डिग्री। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अभी जो है अपने को इसमें सॉल्वेशन भी लगा देना है। सॉल्वेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कितनी कर सकता है। अगर मैं ये मॉलिक्यूल को नीचे डिस्कस करूं, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किस में होगा भाई, प्राइमरी में होगा। तो प्राइमरी में जो सॉल्वेशन होगा वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड निकालेगा, वो यहाँ से बनाएगा और यहाँ से बनाएगा। फिर आपका सेकेंडरी में यू विल हैव अ 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड टर्शरी में क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं बना पाएगा वो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सॉल्वेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या अमाउंट है या जो नंबर है वो ज़्यादा किस में आ रहा है, प्राइमरी में आ रहा है, फिर सेकेंडरी में जा रहा है, फिर टर्शरी में जा रहा है। अब आ जाओ भाई स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर। स्टेरिक हिंड्रेंस की अगर आप बात करते हो तो प्राइमरी अमाइन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो देखो बेस उसे बोला जाता है जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन को सामने वाले के साथ में डोनेट करके बॉन्ड बना ले। तो प्राइमरी अमाइन में कैसा है कि देयर इज ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, तो वो अल्काइल ग्रुप जो है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, मतलब वो उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं करेगा सामने वाले के साथ में, उसको बॉन्ड बनाने देगा नाइट्रोजन को। अच्छा, जब आप सेकेंडरी अमाइन लोगे तो वहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। तो वो 2 अल्काइल ग्रुप क्या करता है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है सामने वाले एटम के साथ में वो थोड़ा सा उसमें दिक्कत क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ अ 2 आर ग्रुप। एंड व्हेन यू सी द टर्शियरी, तो टर्शियरी तो भाई तीनों साइड से आर आर कनेक्टेड है। तो टर्शियरी का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है उसका डोनेशन करना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो मैं स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करता हूँ तो प्राइमरी अमाइन की बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं तीनों को इंडिविजुअली अभी डिस्कस कर रहा हूँ, जब तीनों को कपल करोगे ना तब जाके वो ऑर्डर बन जाता है, सेकेंडरी देन टर्शियरी। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। आपने जब इंडिविजुअली लेवल पे डिस्कस किया इंडक्टिव इफेक्ट तो आपको नया ऑर्डर मिलता है भाई, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एंड व्हेन यू डिस्कस्ड हाइड्रेशन अलोन बेस्ड अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मिल रहा है। और जब आपने स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में डिस्कशन किया तो भी आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री तो बीच में आ रहा है भाई, सेकेंडरी अमाइन जो है ना वो बीच में बन रहा है, उसका कुछ उतना ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर लॉजिकली तौर पे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि 1 डिग्री और 3 डिग्री में दिक्कत आ रही है, 1 डिग्री और 3 डिग्री में दिक्कत आ रही है ना। अगर मैं तीनों को समराइज करूँ तो कौन सा अमाइन जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कैन एनीवन टेल मी? सर 1 डिग्री। 1 डिग्री नहीं हो पाएगा। देखो एक बार अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हो, अकेले इंडक्टिव इफेक्ट लगाओगे तो वहाँ पे टर्शियरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है। जब आप स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते हो तो प्राइमरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक है। आपको क्या करना है, आपको तीनों में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, तीनों में अगर आपने देखा तो सेकेंडरी अमाइन जो है ना वो बीच में आ रहा है। तो एक केस में टर्शियरी आ रहा है और 2 केस में प्राइमरी प्राइमरी आ रहा है, तो वो 2 केस में प्राइमरी प्राइमरी को ये कर दो, नेग्लेक्ट करो। सेकेंडरी अमाइन जो, ये मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, लॉजिकली जो है आपका सेकेंडरी अमाइन जो है तीनों को अगर आपने समराइज ये डिस्कस समराइज करके देखा तो प्राइमरी अमाइन का सॉरी सेकेंडरी अमाइन का बेसिसिटी सबसे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे जो है थर्मोडाइनमिकली जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है, लेसर इज द एनर्जी,
हायर इज द स्टेबिलिटी। ये आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक। तो ये थर्मोडायनेमिकल बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, जिसकी एनर्जी जितनी कम है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तीनों फैक्टर को समराइज करने के बाद ऐसा देखा जाता है कि जब आप अल्काइल ग्रुप बढ़ा लेते हो, व्हेन यू टेक द बिगर अल्काइल कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन, देन 2 डिग्री तो बाय डिफॉल्ट आपका सबसे ज़्यादा बेसिक रहना ही है। प्रॉब्लम आएगी 1 डिग्री और 3 डिग्री में। तो जब आपका बिगर मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, व्हेन यू हैव अ बिगर मॉलिक्यूल, इन दैट केस द थर्मोडायनेमिकली जो एनर्जी होती है टर्शरी अमाइन की, वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी अमाइन। उसके पीछे का रीजन आपका इंडक्टिव इफेक्ट प्लस सॉल्वेशन, ये दोनों कंबाइन करके आता है। तो टर्शरी अमाइन जो है उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, और ये आपको तब सोचना है जब आपका आर ग्रुप बल्कि है। आर ग्रुप क्या भाई? बल्कि है। जब आर ग्रुप बल्कि नहीं है, बल्कि नहीं होने का मतलब मिथाइल ही होगा ना भाई, मिथाइल से छोटा तो हो नहीं सकता कोई अल्काइल ग्रुप। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3। अब मिथाइल के अलावा कुछ भी आ जाए, ऑर्डर आपको ऊपर वाले फॉलो करना है। बल्कि अल्काइल, तो ये ऑर्डर है। फॉर मिथाइल ये ऑर्डर है। विल फॉलो दिस ऑर्डर, एंड दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो तीनों के कंसेप्ट को एक साथ में अप्लाई करने के बाद एनर्जी के टर्म्स में ये तीनों को डिसाइड किया जाता है। तो एनर्जी तो कैलकुलेशन के बाद ही हमको पता चलती है, बट जो कंसेप्ट उसमें लग रहा है वो तीनों कंसेप्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे बोलो, अदरवाइज मैं इसके कुछ एमसीक्यू लेता हूँ। नो सर, समझा। नाउ भाई मैं कुछ यहाँ पे एमसीक्यू लेता हूँ, वो भी मैं बेसिसिटी वाले ही लूँगा। देखता हूँ आप लोगों को समझा है तो आप मुझे बताएंगे। एवरीवन जस्ट सी हियर, आई विल राइट ऑन द फ्यू ऑप्शंस, और आपको मेरे को बताना है इसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। दिस इज द पेरिडीन, ये 1 नंबर है। ये गौड़ा पेरिडीन है, आपने 4 नंबर पे लगा दिया। आपने 3 नंबर पे लगा दिया NH2 ग्रुप। फिर आपने लगा दिया मिथाइल ऑन द सेम पोजीशन। then you have connected the cyanide। अच्छा मैं नंबरिंग कर दूंगा 1 2 3 4। यू हैव टू जस्ट टेल मी इसका बेसिक ऑर्डर क्या बन सकता है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा और सबसे कम कौन सा होगा? पहले बताते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए। एवरीवन टेक योर टाइम एंड टेल मी। बेसिसिटी जो होती है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मैंने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। चलो मैं हिंट दूंगा, बताऊंगा इसका आंसर नहीं, आपको ही इसका ऑर्डर मेरे को बताना है। बेसिसिटी इंक्रीजेस बाय प्लस आई ग्रुप। जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा, एंड डिक्रीजेस बाय माइनस आई ग्रुप। ठीक है, सो ऑर्डर क्या होना चाहिए, यू हैव टू जस्ट ट्राई। ओके, थर्ड वन इज द मोस्ट बेसिक। ठीक है, थर्ड वन इज द मोस्ट बेसिक। देखो ये जो थर्ड वन है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये प्लस आई के थ्रू डोनेट करेगा। और ये जो एनिलीन है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस एम, विद द हेल्प ऑफ प्लस एम। और जो साइनाइड है ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है विद द हेल्प ऑफ माइनस एम।
अब मैंने सब कुछ लिख दिया, अब आपको उस ऑर्डर मेरे को बताना है। Okay, let me see. So aniline will be the most basic and the fourth one will be the least acid, least basic. हाँ, बहुत सही आकाश, गुड। सो 2 नंबर सबसे आगे जाएगा और 4 नंबर सबसे पीछे रहेगा। ठीक है भाई। अब 4 नंबर के बाद जो है कौन सा ग्रुप आएगा भाई? 1 नंबर आएगा, बिकॉज 1 नंबर में न तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है न तो लिया जा रहा है। फिर 3 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा। सो दिस इज द basicity order. This is the basicity order. Yes, everyone got this clear? हाँ या ना? Important question है भाई। हाँ सर, समझा। अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे। How many you can get here primary amines? अगर आपको कंपाउंड दिया गया है C4H11N, तो आप मेरे को बताइए कितना पॉसिबल प्राइमरी अमाइन आप निकाल सकते हो। एक बना सकते हो कि 2 बना सकते हो कि 3 बना सकते हो कि 4 बना सकते हो, कितना पॉसिबल प्राइमरी अमाइन आप इसको बना सकते हो। यू अंडरस्टैंड प्राइमरी अमाइन ना, वो दिमाग में रखना। अमाइन का बात नहीं किया मैंने, प्राइमरी अमाइन ही बनाना है। बाकी लोगों को भी सोचना है। ओके, ओनली वन। चलो ठीक है, ओनली वन तो नहीं होगा, एक और होगा। देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। देखो दोनों का अगर नाम आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, राहुल ने 2 बताया, सही बात है राहुल। अब वो 2 क्या बन सकता है, अगर आप 4 कार्बन को लाइन से कनेक्ट कर दो, CH3 CH2 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 NH2 CH3, बिकॉज आपको नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन रखना ही है, तभी तो जाके वो प्राइमरी अमाइन रहेगा। CH3 CH2 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 बॉन्ड NH2। अभी मेरे को क्या करना है, आई जस्ट वांट टू रिड्यूस द चेन साइज ऑफ, ये 4 कार्बन है तो मैं भी 3 कार्बन करके एक ब्रांच में लगा दूंगा। सो CH3 CH3 H bond CH2 bond NH2। ठीक है, अच्छा ये 2 हो गया। अभी एक और बना सकता हूँ मैं, ये दोनों को दोनों इधर कर दो, CH3 C CH3 CH3 बॉन्ड NH2। इसके अलावा CH3 CH3 CH2 बॉन्ड NH2। पहले मैंने क्या किया, मैंने चेन को 4 कार्बन का रखा था। 4 कार्बन के बाद मैंने क्या कर दिया, चेन को मैंने 3 कार्बन का कर दिया और एक ब्रांच कर दिया। फिर मैंने 2 कार्बन का 3 कार्बन ही किया था, ये भी 3 कार्बन का ही है। आई गेस ये दोनों सेम है। हाँ, दिस टू आर सेम, बराबर ना। स्ट्रेट चेन देखो ये जा रही है, दोनों सेम हो गया। अच्छा, फिर मैं ब्रांचिंग थोड़ा सा इधर कर दूंगा, 1 नंबर पे कर दूंगा। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, CH3 CH2 CH3 बॉन्ड NH2, तो ये 4 स्ट्रक्चर दिखे क्योंकि ये दोनों सेम है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि जो चेन होती है उसको छोटा करते चले जाओ। पहले 4 कार्बन का चेन किया, फिर 3 कार्बन का एक ब्रांच किया, तो ये जो ब्रांच है ना, अगर मैंने लास्ट वाले पे लगा दिया तो वो तो यही वाला बन जाएगा। तो मैंने मिडल वाले कार्बन पे लगा, फिर पहले वाले कार्बन पे लगा दिया, 1 2 3 1 2 3, and this is the 2 carbon का chain and then 2 branch. Everyone got this?
We are having the total 4 possible primary amines. ठीक है, जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको दिमाग में कैसे जाएगा? यस, ठीक है, ओके. Let's see the another MCQ. Okay. Now, बेसिसिटी का जो है, बेसिसिटी के चलो एक दो और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ. फिर यहाँ पे आपको कॉमन सिस्टम दिया गया है एनिलीन, NH2, and you got a methoxy connected to this, CH3O first. एनिलीन, इसका आंसर तो आपको आना चाहिए विदाउट टेकिंग टू मच टाइम. NO2 second. Aniline connected to Cl. Third one. Aniline fourth one. मोस्ट बेसिक कौन सा है इसमें भाई? फटाक से बताइए. मोस्ट बेसिक हाँ, बहुत बढ़िया. फर्स्ट वन इज द मोस्ट बेसिक. सबको इसका आंसर आना चाहिए. एवरीबडी शुड रिस्पॉन्ड. बस एक बच्चे को एग्जाम नहीं लिखना, सबको लिखना है. हाँ ठीक है, बराबर है, सही है. पहले वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है? सर प्लस साइड इफेक्ट. नहीं, तुमने गलत इफेक्ट पकड़ लिया. सर रेजोनेंस. हाँ, रेजोनेंस ही लग रहा है. यस, वो जो लोन पेयर है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ प्लस एम, सो दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट बेसिक. और बाकी उसके बगल वाला जो है, उसके पास NO2 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है. बात समझ में आ रही है? यस, अच्छा. नाउ आई हैव पीके वैल्यू. मेरे को ना पीके का वैल्यू दिया गया है. मेरे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं. पीके वैल्यूज फॉर some bases are given. अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा है. फाइंड आउट वीकेस्ट बेस. फाइंड आउट द वीकेस्ट बेस. मैं 4 यहाँ पे ये लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, और चारों में कुछ वैल्यूज रखूंगा. जैसे ए है, ए का 4.4 है. बी है, बी का 4.0 है. सी है, इसका 2.88 है. डी है, इसका 10.68 है. तो आपको बताना है ABCD में से जो है वीकेस्ट बेस, वो भी आपको पीके के टर्म्स में डिस्कस करना है. पीके, हाँ बहुत बढ़िया आकांक्षा, बी हो जाएगा. जिसका पीके का वैल्यू कम होगा वो वीकेस्ट हो जाता है. ठीक है, हायर इज द पीके, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जो डी ऑप्शन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बन जाएगा, और जो बी ऑप्शन है वो वीकेस्ट बेस बन जाएगा. बहुत बढ़िया, गुड. नाउ मैंने ऑलमोस्ट इसका सिनॉप्सिस कवर अप कर लिया है पूरा. ठीक है, और एक बेसिसिटी वाला इसका थोड़ा सा पेंडिंग था, तो वो भी मैंने आज कवर कर लिया. मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ.
एक दो और मैं बेसिसिटी का क्वेश्चन देखता हूँ, तो अगर आ गया तो फिर ठीक है, अदरवाइज मैं सीधा उसके ऊपर जाऊँगा, एमसीक्यू के ऊपर। चलिए क्वेश्चन है CH3 Now, the first one and the second one, which one is going to? ये क्वेश्चन मैंने जैसे ऐसे क्रिएट किया जस्ट टू गेट द कंसेप्ट, आप लोगों को समझा है कि नहीं समझा. Which is going to be the most this basic? Sir, first one. First one will be the most basic. सही बात है. Yes, that is correct. What can be the reason? सर पहले वाले में कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन बढ़ने से बेसिसिटी कम होती है. दूसरे वाले में कॉन्जुगेशन भी है और उसमें जो है वो NO2 जो लगा है वो बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसीलिए वो तो और ही वीक हो गया. बराबर. गुड. ये आपका जो है, दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक. दिस विल बी एसिडिक. गुड. नाउ अभी इसमें जो है एक दो और क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ फिर. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. You got एनिलीन. तो एनिलीन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब एनिलीन ही है, चारों तीनों. ये आया हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस में. अब मैंने को यहाँ पे जो है नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, तो एक बार मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया पैरा पे, सो हो गया पी नाइट्रो एनिलीन. एक बार मैंने लगा दिया ऑर्थो पे, हो गया मेटा पे लगा दिया, हो गया एम नाइट्रो एनिलीन. और एक बार मैंने लगा दिया ऑर्थो. तो ये तीनों में जो है सबसे ज्यादा जो है एसिडिक या बेसिक जो भी है, बेसिक अपन देखते हैं इसमें बेसिक ऑर्डर क्या है या फिर एसिडिक ऑर्डर क्या है. ओके. 132 किसका ऑर्डर है आकांक्षा? एसिडिटी का. एसिडिटी का. ठीक है. ओके. नाउ अभी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा नहीं, आंसर तो नहीं, गलत है. ऑर्डर ये नहीं बनेगा ऑर्डर. 1 2 3. ओके ठीक है. देखो यहाँ पे अलोन इंडक्टिव इफेक्ट कैन नॉट जस्टिफाई दिस. ऑर्थो आइसोमर जो है ऑर्थो, दिस इज पी नाइट्रो, दिस इज एम नाइट्रो एनिलीन एंड दिस इज ऑर्थो. ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन में एक नया कंसेप्ट आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का.
ठीक है। सर आप ही बता दो ना सर। हाँ, ये थोड़ा सा इसमें नया कंसेप्ट लगता है, इसके लिए सी the ortho, the para and the ortho isomers और ऑर्थो एंड द पैरा आइसोमर्स। अब ये जो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, दे फॉर्म रेजोनेंस। दे फॉर्म रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग के ऊपर डोनेट हो रहा है, और जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है इन द नाइट्रो ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई डोनेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पाई डोनेशन। ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यहाँ पे और यहाँ पे, आपको पता है ये जो पोजीशन होती है ये, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, कुछ माइनस है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा, या तो प्लस आई लगेगा या तो माइनस आई लगेगा। ठीक है। हाँ। तो इफ इंडक्टिव इफेक्ट वेयर ओनली रिस्पॉन्सिबल, अगर आप ऐसा समझते ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द एसिडिटी, तो वो यहाँ पे रोल उसे डिसाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो अभी क्या होता है, इफेक्ट कम होते जाता है। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाते तो ये जो नाइट्रो वाला जो है ये सबसे दूर है NH2 से, तो इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कार्बन नंबर आप देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस के साथ साथ में कम होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक फिर ये हो जाता था आपका पहला वाला, समझा ना ये लॉजिक क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो खींचने का जो पैरामीटर है वो दूर से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो उतना नज़दीक नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा पीछे रखते थे। बट यहाँ पे अलोन एक ही फैक्टर नहीं है, एज आई टोल्ड यू देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर। तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड फैक्टर जो पिक्चर में आ रहा है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट 1 मिनट। पैरा और second resonant। तो वहां पे जो है दी नाइट्रोजन लोन पेयर donates into the ring। नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो क्या हो रहा है, रिंग के अंदर डोनेट किया जा रहा है। ठीक है। एंड पाई बॉन्ड ब्रेक्स इन द नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ पाई डोनेशन, देयर इज अ पाई डोनेशन। अब जो मेटा आइसोमर है ना, उसके पास ये नहीं है, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस नहीं है। दी मेटा आइसोमर don't have or lack the this रेजोनेंस। जो ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस मिलेगा वो रेजोनेंस आपको मेटा वाले पे नहीं मिलता है। सो दैट्स व्हाई मेटा जो है सब तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक आपका मेटा हो जाता है।
ठीक है। इसका जो ऑर्डर था, ऑर्डर विल बी लाइक, अगर मैं तीनों का वैल्यू बता दूं तो जो पैरा वाला है उसका पीके का वैल्यू 1 होता है, फिर ऑर्थो वाले का, ये सॉरी मेटा वाले का ये हो जाता है, जस्ट 1 मिनट लेट मी राइट ऑन देयर, दिस इज 1 पीके एंड दिस इज 2.46 और ये कुछ तो जाता है -0.26 में। तो अगर ये वैल्यू के हिसाब से मैं बात करूं तो आपको जो है 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है। सो वाई ऑर्थो इज लेस बेसिक देन पैरा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या डिस्कस कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो जो है वो पैरा से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक है। और जो पैरा वाला है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि देखो रेजोनेंस तो दोनों में लग रहा है, पैरा वाले में भी लग रहा है, ये जो आपका है दिस वन, ये पैरा, यहाँ पे भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना ये इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है, तो इसका माइनस आई, जैसे इससे मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट में दूरी बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट कम होते चला जाता है, लेकिन ये नज़दीक में ही तो इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा तो मतलब ये एसिडिक ज़्यादा रहेगा। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन विल बी द मोर एसिड एज कम्पेयर टू द पी नाइट्रो एनिलीन। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिसिटी डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स ऑर्थो इज लेस बेसिक देन पैरा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है सबको? तो यहाँ पे कोई एक फैक्टर नहीं था, यहाँ पे 2 फैक्टर मैंने लगाया है, आपका रेजोनेंस है और फिर आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके। सर तीसरे वाले पे आपने बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका कोई रोल नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है NH3+, ये एग्जाम इसमें आपको मिलेगा क्योंकि मालूम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में मिल जाता है वो। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में वी गेट दैट ये जस्ट नहीं, उसका भी एक फैक्टर यहाँ पे आता है नाइट्रो एनिलीन के अंदर। ये हाईली एसिडिक है आपका, दिस इज हाईली एसिडिक। ऑर्थो इफेक्ट इसके अंदर भी लगता है, ऑर्थो इफेक्ट ना इसके अंदर भी एनिलीन के मॉलिक्यूल के अंदर भी लगता है ऑर्थो इफेक्ट। जैसे आप पढ़ते हो ना इसके अंदर बेंजोइक एसिड के अंदर ऑर्थो इफेक्ट लगता है, वैसे एनिलीन के मॉलिक्यूल के अंदर भी एक्सपेक्टेड होता है ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से ये जो है ना ये हाईली एसिडिक हो जाता है, एसिडिक। ओके सर। जैसे आपका बेंजोइक एसिड आपका ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, डोनेटिंग आ जाए, विड्रॉइंग आ जाए, वैसे एनिलीन के केस में भी यही चीज़ एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है। तो एसिडिटी का हम लोगों ने कुछ 6-7 कंसेप्ट अब पढ़ा है और कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं। जो कंसेप्ट जहाँ पे लगेगा वो अपन यूज़ करेंगे। और अभी कमिंग सेशन में मैं इसका आपका बुकलेट का MCQ सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा करके रखना, कोई डाउट रहेगा तो नोट डाउन करके रखना, जब भी डिस्कशन करूँगा तो बताऊँगा मैं। ओके, सो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।